हाँ बेटा, नमस्कार। आज अपन 11th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने अगर थोड़ा सा अपन पिछला लेक्चर ध्यान करें तो पिछले लेक्चर में अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं? वायरस तक पढ़ चुके हैं। यानी पंचजगत प्रणाली का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था, उस पंचजगत प्रणाली में वायरस और सहवाग इन दो को सम्मिलित नहीं किया है, बाकी सभी जीव उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पंचजगत वर्गीकरण पढ़ने के बाद अपन ने वायरस पढ़ लिया। अब अपन शुरू करते हैं आगे। आगे आता है कौन सा? दूसरा जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो है सहवाग। सहवाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। सहवाग या लाइकेन मुख्यतः ये एक सहजीवन का उदाहरण है। बहुत अच्छा। किसका उदाहरण है? सहजीवन का। सहजीवन क्या होता है? सहजीवन का अर्थ होता है जब दो भिन्न जाति के जीव क्या करें? आपस में एक दूसरे के साथ रह कर के जीवन व्यतीत करें और दोनों जाति के जीव एक दूसरे को क्या करें? लाभ प्रदान करें, हानि कोई भी नहीं उत्पन्न करे। तो ऐसा जो जीवन होता है, ऐसा जो दो अलग जीवों का संबंध होता है, उसको कहते हैं सहजीवन। अब सहजीवन क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि जो सहवाग होता है, सहवाग क्या होता है? सहवाग में एक प्रजाति का जीव कौन सा होता है? कवक। और दूसरा कौन सा होता है? शैवाल। कौन सा होता है? शैवाल होता है। कवक और शैवाल दोनों सम्मिलित रूप से एक जीव के रूप में जब उपस्थित होते हैं तो वो कहलाता है सहवाग। ठीक है, सहवाग में कवक भाग, कवक वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं कवकांश। क्या कहते हैं? कवकांश। कवकांश को अंग्रेजी में कहा जाता है माइकोबायोएंट। ठीक है, और शैवाल भाग, शैवाल भाग जो होता है उसको कहते हैं शैवलांश। इसको कहते हैं फाइकोबायोएंट। ठीक है, अब यहाँ पर कवक भाग कौन सा हो गया? कवकांश। और शैवाल भाग को क्या कह रहे हैं हम? शैवलांश। यानी सहवाग में जो कवक वाला भाग होता है उसको कवकांश कहते हैं, और सहवाग में जो शैवाल वाला भाग होता है वो कहलाता है शैवलांश कहलाता है। ठीक है, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इन्होंने सहजीवी के रूप में क्यों पाए जाते हैं? देखिए, कवकों का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? अवशोषण क्षमता। क्या होती है? अवशोषण क्षमता होती है। और कवकों में अवशोषण की जो क्षमता होती है वो कैसी पाई जाती है? अत्यधिक। अवशोषण क्षमता कैसी होती है इनमें? अत्यधिक होती है। ठीक है, और शैवलांश भाग ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। तो होता क्या है, जब ये किसी चट्टान पर या किसी आधार पर सहवाग उगते हैं तो वहाँ पर कवक वाला भाग यानी कवकांश भाग क्या करेगा? अवशोषण की क्रिया करता है, जल, खनिज आदि पदार्थों की। और बदले में शैवाल भाग क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अवशोषण के कारण, किसका अवशोषण? जल व खनिजों का। ये तो किसको प्राप्त होते हैं? शैवलांश को। और प्रकाश संश्लेषण से क्या उत्पन्न होता है? भोज्य पदार्थ। ये भोज्य पदार्थ बदले में ये किसको देता है? कवकांश को। यानी दोनों ही भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं और दोनों ही किसका उपयोग करते हैं? जल व खनिजों का। ठीक है, हानि किसी को भी नहीं होती। इसलिए सहवाग को किसका उदाहरण मानते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है सहजीवन का।
आगे चलते हैं। शैवाल भाग और कवक भाग ये जो पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से शैवाल और कौन कौन से कवक शैवाक यानी लाइकेन के रूप में निर्मित हो सकते हैं। कवकों के लिए ध्यान रखिए आप, यदि आप कवकों का वर्गीकरण पढ़ें, क्या पढ़ोगे? वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण में दो वर्ग आते हैं। एक तो आता है कौन सा? एस्कोमाइसिटीज, और एक आता है बेसिडियोमाइसिटीज। इन दो वर्गीकरण के क्या हैं? ये दोनों वर्ग हैं। इन दोनों वर्गों के सदस्य किस रूप में उपस्थित होते हैं लाइकेन में? कवकांश के रूप में। किस रूप में उपस्थित होते हैं? कवकांश के रूप में। यदि आगे हम यहाँ लिख दें लाइकेन या शैवाक में एस्कोमाइसिटीज वर्ग और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य जो कवक के होते हैं, वो शैवाक में किस रूप में उपस्थित होंगे? कवकांश के रूप में। और शैवाल में एक है वर्ग साइनोफाइसी। कौन सा वर्ग? साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य किस रूप में उपस्थित होंगे? शैवलांश के रूप में। साइनोफाइसी वर्ग में कौन आता है? साइनोफाइसी वर्ग में आते हैं नील हरित शैवाल। कौन क्या आता है बेटा? नील हरित शैवाल आते हैं, जैसे नॉस्टॉक। एक और उदाहरण लिखें, एनाबीना। एक और उदाहरण लिख सकते हैं ऑसिलेटोरिया। ये किसके उदाहरण हैं? साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों के उदाहरण हैं। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि शैवाक में कवक भाग कौन से वर्ग के सदस्य होते हैं? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के। और शैवाल भाग कौन से वर्ग के सदस्य होते हैं? साइनोफाइसी के। जब कभी भी साइनोफाइसी वर्ग का शैवाल का सदस्य और बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज, इन दोनों में से किसी भी एक वर्ग का सदस्य आपस में संपर्क में आते हैं, तो क्या बना लेते हैं? ये शैवाक या लाइकेन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं शैवाक की एज ए परिभाषा। शैवाक होते क्या हैं, ये चीज़ समझने के बाद अब आगे आएंगे अपन शैवाक के किस पर? प्रकार पर। किस पर आते हैं? प्रकार पर। प्रकारों में ध्यान रखना है क्या कि जो शैवाक होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नंबर 1 परपटीमय शैवाक। कौन सा हो गया? पहला परपटीमय शैवाक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्रस्टोज लाइकेन। परपटीमय शैवाक या क्रस्टोज लाइकेन। परपटी शब्द है ना, एक शब्द आया है इसमें परपटी। परपटी का अर्थ हम किससे लेते हैं? पपड़ी नुमा संरचना। किससे लेते हैं? पपड़ी नुमा संरचना। आपने देखा होगा कि चिकनी मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ अगर पानी भर जाए बरसात का, तो जब पानी सूखता है तो पपड़ी सी जम जाती है। तो जैसे मान लीजिए चट्टान पर लाइकेन होगा, तो उस चट्टान पर वो किस तरीके से उपस्थित होगा? इस तरीके से, पपड़ी के रूप में, इस तरीके से। इसी को कहते हैं कौन सा? परपटीमय शैवाक, जो पपड़ी के रूप में होता है। फिर आगे क्या होगा इसमें? दूसरा आ जाता है कौन सा? पर्णिल शैवाक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फोलियोज लाइकेन। फोलियोज या पर्णिल लाइकेन में कौन सा शब्द है बेटा? पर्ण।
पर्ण का अर्थ क्या होता है? पत्ती। क्या अर्थ होता है? पत्ती। तो परपटी में सहवाग, तो क्या हो रहा है? इसके किनारे बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल बिना कटे फटे। परपटी में क्या होता है कि जो किनारे होते हैं, किनारों में कटाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन कटाव के कारण क्या होगा? इस तरीके की संरचना बनती है। और किनारों में कटाव होने से क्या होगा? ये पालियों में विभक्त हो जाता है। जो किनारे होते हैं वो किस में विभक्त हो जाते हैं? ये क्या हैं? पालियां हैं। पालियां बन जाती हैं। ये भी क्या है? पालियां हैं। ये जो आपको पाली समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये पालियां किसकी तरह दिखाई देती हैं? पत्ती समान संरचनाओं के रूप में। किस रूप में दिखाई देंगी? पत्ती समान संरचना के रूप में, यानी पर्ण समान संरचना के रूप में। इसलिए इनको नाम दिया गया है पर्णिल सहवाग। ठीक है। और एक तीसरा प्रकार होता है जिसको कहते हैं छुपिल सहवाग। इनको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। क्या कहते हैं? फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इन सहवागों में क्या होता है? कवक तंतु ऊपर की ओर विकसित होकर के, ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्व रूप से, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, आगे, भविष्य के लिए ध्यान रखो। एक शब्द होता है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ होता है हमेशा ऊपर की ओर। तो ऊर्ध्व तंतु या ऊपर की ओर कवक तंतु विकसित हो जाते हैं। बहुत सारे कवक तंतु विकसित होते हैं जो एक सघन झाड़ी समान संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। झाड़ी समान का अर्थ ये होता है कि झाड़ियों के बराबर आकार नहीं होगा उनका, वो केवल क्या होंगे? उनकी संरचना झाड़ियों के समान दिखाई देगी, बाकी आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और तंतु किसके होते हैं? वो कवक के होते हैं। ठीक है। इसलिए नाम क्या दिया है? छुपिल, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है छुप, और छुप का अर्थ होता है झाड़ी। क्या अर्थ होता है? झाड़ी। तो ये क्या हो गए? सहवागों के तीन प्रकार। परपटी में सहवाग जो पपड़ी नुमा संरचना के रूप में उपस्थित हो, पर्णिल सहवाग जिसके किनारे क्या हों? कटे फटे पालियों में विभक्त, जो कैसे दिखाई देते हैं? पत्ती समान। और छुपिल सहवाग का अर्थ होता है जिसमें तंतु, ऊर्ध्व तंतु विकसित होकर के कैसी संरचना बना लें? झाड़ी नुमा संरचना। तो वो कहलाता है छुपिल सहवाग। अब प्रकार के बाद फिर आती है सहवाग की संरचना। अब सहवाग की संरचना बताते हैं आपको। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ मैं जो आपको आपकी किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है। संरचना। संरचना के लिए सबसे पहली बात अपन को ध्यान रखनी है कि सहवाग सुकाय का अधिकांश भाग कवक द्वारा निर्मित होता है। ये लाइन आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जो सहवाग होते हैं, सहवाग का अधिकांश भाग किसके द्वारा निर्मित होता है? कवक के द्वारा। इसमें यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, सुकाय। सुकाय का अर्थ होता है ऐसे पादपकाय जो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? सुकाय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कवक, कवक क्या होते हैं? जो फफूंद लगती है उनको कवक कहते हैं। उनमें कहीं भी जड़, कहीं भी तना, कहीं भी पत्ती दिखाई नहीं देती, तो उनका पादपकाय कैसा हो गया? सुकाय हो गया। सहवाग, शैवाल, शैवाल या एल्गी अंग्रेजी में। शैवाल क्या होते हैं? जो पानी में काई लगती है उसको शैवाल बोलते हैं।
उसमें भी कहीं भी जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं होता। ऐसे ही ब्रायोफाइट में भी जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं होता। तो ये सब जितने भी नाम लिए हैं उनके पादपकाय क्या कहलाते हैं? सुकाय कहलाते हैं। ठीक है, अब संरचना देखते हैं, आंतरिक संरचना बनाएं एक बार। तो आंतरिक संरचना में सहवाक की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इस तरीके की संरचना है बेटा। ये किसकी संरचना बनाई है हमने? सहवाक की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसकी संरचना में कितने भाग दिखाई देते हैं? यदि अपन इधर नाम लिखें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग लगभग कैसा दिखाई दे रहा है? एक समान। ठीक है, तो इसको कहा जाता है वलकुट। यदि इसका नाम हम वलकुट दे रहे हैं तो इसके समान ही कौन सा हो गया? नीचे वाला भाग। तो इसको भी क्या नाम देंगे? वलकुट नाम देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, इसलिए इसमें क्या शब्द जोड़ देते हैं? ऊपरी वलकुट। ये नीचे की ओर है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम? निचला वलकुट। और मध्य वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं हम क्या? मध्यांश। क्या कहते हैं? मध्यांश। ठीक है, बीच बीच में आपको ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? शैवालीय कोशिकाएं। और ये जो संरचना बनी है इसको कहते हैं हम मूलिका। क्या कहते हैं? मूलिका। आपके सामने संरचना बनी हुई है। हमने लिखा था सहवाक सुकाय का अधिकांश भाग किसका निर्मित होता है? कवक द्वारा। अब यहाँ पर पूरी संरचना में शैवाल भाग कितना दिखाई दे रहा है? केवल ये जो कोशिकाएं हैं यही शैवाल भाग है, बाकी पूरा किसके द्वारा निर्मित है? ये कवक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक एक करके बात करते हैं। दो भाग इसके या तीन भाग स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। नंबर 1 वलकुट, नंबर 2 मध्यांश और नंबर 3 शैवाल कोशिकाएं। ठीक है, यही तीन भाग हैं। बलकुट में क्या ध्यान रखना है? बलकुट में नंबर 1 पहला पॉइंट तो ये होगा कि कवक तंतु सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं।
कैसे रूप से व्यवस्थित रहते हैं? सघन रूप से, बिल्कुल सटे हुए। तो ये एक कवक तंतु, ये दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे हैं? एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, ठीक है। ऐसे निचले वलकुट में कैसे हैं? सटे हुए। दूसरी चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो निचला वलकुट होता है, निचले वलकुट से किसका विकास होता है? मूलिका का। निचले वलकुट से जो कवक तंतु होता है अंतिम, उसकी कुछ कोशिकाओं या कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर के क्या बनाती हैं? मूलिका का निर्माण करती हैं। मूलिका क्या होते हैं? देखिए, एक शब्द होता है मूल। मूल का अर्थ क्या होता है? जड़। एक शब्द क्या हो गया? मूल। मूल का अर्थ जड़। किसमें पाए जाते हैं? बड़े पौधों में, जैसे अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक है। अब अपन और थोड़ी सी संरचना छोटी करते हैं। जैसे हम नाम लें ब्रायोफाइट, सहवाग, टेरिडोफाइट, तो उनमें क्या होगा? मूल या जड़ नहीं होती है, उनके स्थान पर क्या होते हैं? मूलाभास। क्या होते हैं? मूलाभास। अब थोड़ा सा और छोटी करें संरचना को, तब आ जाते हैं अपन कहाँ? सहवाग पर। सहवाग में कौन सी संरचना होती है? मूलिका। और मूल, मूलाभास, मूलिका, यानी सबसे कम विकसित संरचना मूलिका, उससे अधिक विकसित मूलाभास और उससे भी अधिक विकसित मूल। और तीनों का कार्य एक ही होता है। क्या कार्य हो गया? जैसे मूल के बारे में, जड़ के बारे में अपन पढ़ते हैं, पादप को भूमि में स्थिर बनाए रखना और अवशोषण का कार्य। मूलाभास का सुकाय को आधार पर स्थिर बनाए रखना और अवशोषण का कार्य। मूलिका का कार्य सुकाय को आधार पर स्थिर बनाए रखना और अवशोषण का कार्य। तीनों का कार्य कैसा हो गया? एक समान, ठीक है। तो ये आगे की ओर विकसित संरचना है। मूलिका सबसे कम विकसित, मूलाभास इससे थोड़े से अधिक विकसित और मूल सबसे अधिक विकसित संरचना, ठीक है। मध्यांश भाग, मध्यांश भाग में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? जो कवक तंतु हैं, ये शैवाल कोशिकाओं को छोड़ के बाकी जाल जैसा जो बना है, ये कवक तंतु ढीले रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ढीले का मतलब शिथिल रूप से व्यवस्थित रहते हैं और जाल समान संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल समान संरचना। और उन जाल समान संरचनाओं में बीच बीच में क्या धसी रहती हैं? शैवाल कोशिकाएं। क्या धसी रहती हैं? शैवाल कोशिकाएं। तो तीन भाग हो गए, वलकुट, मध्यांश और शैवाल कोशिकाएं। तो ये शैवाक की क्या हो गई? संरचना हो गई बेटा, ठीक है। अब यदि अपन प्रजनन की बात करें तो शैवाक में प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः कवक वाले भाग से होती है। शैवाल भाग प्रजनन में सहायता नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रजनन में शैवाल भाग कोई भाग नहीं लेता। केवल क्योंकि कारण क्या है? शैवाक का अधिकांश भाग कवक से बना है, तो जो भाग अधिकांश है वही क्या करेगा? प्रजनन की क्रिया करेगा आगे। अब कवकों में प्रजनन कितनी विधियों से होता है? 3 विधियों से। जैसे एक का नाम लिखें हम, कायक जनन। कायक जनन में सिंपल सी प्रक्रिया है, खंडन द्वारा। खंडन द्वारा प्रजनन कैसे होगा? खंडन द्वारा जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? जैसे कोई कवक तंतु है, अब ये क्या हुआ? किसी कारण से खंडों में टूट गया, या शैवाक का सुकाय है और किसी कारण से वो खंडों में टूट गया, तो प्रत्येक खंड क्या करेगा? एक नया क्या बना देगा? कवक तंतु या कवक जाल। प्रत्येक से नया क्या बनेगा? कवक जाल सबसे। और इस कवक जाल के संपर्क में जब कोई भी शैवाल, कौन सा? साइनोफाइसी वर्ग का,
शैवाल इसके संपर्क में आता है तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? शैवाक का निर्माण कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो प्रजनन की विधि है वो कौन सी है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? कवकों में एक विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया का क्या होगा आगे? अंकुरण होता है। अंकुरण से एक नया क्या बनेगा? कवक जाल। क्या बना? नया कवक जाल। जब ये नया कवक जाल जो कोनिडिया के अंकुरण से बना है, ये जब किसी भी शैवाल के संपर्क में यदि आ जाता है तो क्या बन जाएगा? शैवाक बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? शैवाक बनेगा। तो इस तरीके से कुछ बीजाणुओं द्वारा कवक वाले भाग में बीजाणु निर्मित हुए, बीजाणुओं का अंकुरण हुआ, अंकुरण से नया कवक जाल बना और कवक जाल के संपर्क में जैसे ही कोई शैवाल आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? शैवाक में। ठीक है। अब तीसरी विधि, तीसरी विधि कौन सी है इसमें? तीसरी विधि आती है लैंगिक जनन, है ना। तीसरी विधि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, उनका संलयन किस में होता है? लैंगिक जनन में। कवकों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। ये आपको जो मोनेरा जगत था, सॉरी फंजाई जगत था पंच जगत में, उसमें भी बताया था कि कवकों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 पहला चरण आता है कोशिका द्रव्य लयन। नंबर 2 कौन सा आता है? केंद्रक लयन। और नंबर तीसरे पर आता है अर्ध सूत्रण। 3 चरण है। यानी लैंगिक जनन कवकों में इन 3 चरणों में पूरा होता है। कैसे? देखिए, 2 कोशिकाएं जिनके केंद्र कैसे हैं? भिन्न प्रकार के। तो एक को हम ऐसा बना दें और एक को बना दें ऐसा। बाकी कोशिका में क्या उपस्थित है? ये कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया होगी पहले? कोशिका द्रव्य लयन। कोशिका द्रव्य लयन में क्या होता है? ये दोनों कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं? संपर्क में आती हैं। आपस में संपर्क में आती हैं। तो संपर्क में आने पर इनकी ये वाली भित्ति जो दोनों कोशिकाओं की कैसी है? जुड़ी हुई, चिपकी हुई। तो ये वाली भित्ति इनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विघटित हो जाती है। विघटन से क्या होगा? दोनों कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गया, संलयित हो गया। इसी क्रिया को कहते हैं कोशिका द्रव्य लयन। फिर इससे आगे दूसरा स्टेप शुरू होता है जिसको कहते हैं केंद्रक लयन। जिस तरीके से 2 कोशिकाएं संलयित हुई हैं उसी तरीके से अब ये दोनों केंद्रक संलयित होंगे। ठीक है। और दोनों केंद्रकों के संलयन से क्या बनेगा? ये इस प्रकार का केंद्रक निर्मित हो जाएगा। हुआ। अब ध्यान देना, यदि ये एक केंद्र की कोशिका है और इसका केंद्र कैसा है? अगुणित। इसका भी केंद्र कैसा है? अगुणित। कोशिकाएं कैसी हैं? एक केंद्र की और अगुणित। ठीक है। दोनों कोशिकाएं। अब यहाँ क्या हो रहा है? कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य संलयित हो गया, मतलब अब ये एक ही कोशिका हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे? कोशिका कैसी हो गई? द्वे
केंद्र की, यानी एक कोशिका में केंद्र कितने हैं? 2, इसलिए 2 केंद्र की, और दोनों केंद्रक अभी भी कैसे हैं? अलग अलग। तो ये भी है गुणित और ये भी है गुणित, यहाँ क्या लिखेंगे? अगुणित। ठीक है। अब क्या हुआ? केंद्रक लयन की क्रिया हो गई, तो ये कोशिका, अब कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 1, तो क्या कहेंगे इसको? एक केंद्र की। और अगुणित की जगह अब क्या आएगा? 2 केंद्रक हैं, ये n और ये n, दोनों n और n। ध्यान देना, n एक प्लस दूसरा n, दोनों क्या हो रहे हैं? संलयित। क्या बनेगा? 2n। क्या कहेंगे इसको? द्विगुणित। ठीक है। अब क्या होता है? अब इसका क्या होगा? अंकुरण। तो अंकुरण की क्रिया होने के लिए अंकुरण से क्या बनेगा? नया कवक। नया कवक का मतलब कवक कैसा था? अगुणित। तो नया जो कवक बनेगा वो भी कैसा बनेगा? अगुणित। इसलिए अब यहाँ विभाजन कौन सा हो जाएगा? अर्धसूत्री। और नया जो कवक जाल बनेगा उसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित होंगी, क्योंकि अर्धसूत्रण में क्या होता है? गुणिता कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 2n गुणिता है इसकी, इसकी आधी कितनी होगी? n। अगुणित कोशिकाएं बन गई इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी सहवाकों में किस प्रकार से संपन्न होती है? जैसे कवकों में होती है, 3 चरणों में, 3 पदों में। वो 3 पद कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक लयन और अर्धसूत्रण। ठीक है बेटा। तो हमने सहवाकों की संरचना पढ़ ली, सहवाकों के प्रकार पढ़ लिए और सहवाकों में जनन पढ़ लिए। ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको एक तो सहवाक का क्या पढ़ाएंगे? आर्थिक महत्व। क्या बताएंगे बेटा? आर्थिक महत्व बताएंगे। तब तक आप सहवाक क्या होते हैं, सहवाक की संरचना क्या है, उनमें जनन किस तरीके से होता है, इसको आप दोबारा से रिवाइज करें। ठीक है। थैंक यू।